नमस्कार। अगर हमें शासन के विज्ञान को समझना है तो हमें उन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को डिकोड करना होगा। आज हम जुगसलाई को एक केस स्टडी की तरह लेंगे और वहां के चुनावी जनादेश की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझते हैं। जुगसलाई ये जमशेदपुर के पास एक आरक्षित सीट है। और देखिए यहाँ की राजनीति को समझने के लिए ना हमें पहले यहाँ के लोगों को, उनके समाज को और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों को समझना होगा। तो 2024 में कहानी क्या बनी? पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा है 48.26%। ये जीतने वाले गठबंधन का वोट शेयर था। अपने आप में ये एक काफी मजबूत प्रदर्शन है और यहीं से हमें कहानी का पहला धागा मिलता है। और अब जरा जीत का अंतर देखिए, 17.28%। ये कोई मामूली जीत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि 2024 का जनादेश कितना मजबूत था और वोटर्स का झुकाव किस तरफ था, इसमें कोई शक नहीं था। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जुगसलाई की जमीनी हकीकत, फिर 2024 के जनादेश को डिकोड करेंगे, उसके बाद पिछले 2 दशकों के पैटर्न को देखेंगे, फिर बात होगी एक जन केंद्रित शासन के ब्लूप्रिंट की, और आखिर में 2029 का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, चुनावी आंकड़ों के पीछे हमेशा एक इंसानी कहानी होती है। ये समझना सबसे जरूरी है। आखिर यहाँ के लोग हैं कौन और वो रोज किन चुनौतियों से जूझते हैं? ये सबसे सबसे बुनियादी सवाल है ना, कि जुगसलाई का वोटर कौन है? क्योंकि जब तक हम वोटर को नहीं समझेंगे, उनके फैसले को कैसे समझ सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि यहाँ के वोटर की बनावट कैसी है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है यहाँ का सामाजिक समीकरण। ये एक एससी आरक्षित सीट है जिसमें महतो और सिंह समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। इनके अलावा करीब 10% मुस्लिम आबादी भी एक अहम किरदार निभाती है। यही सामाजिक तानाबाना है जो यहाँ की पूरी राजनीति की शक्ल तय करता है। कौन किसके साथ जाएगा, गठबंधन कैसे बनेंगे, सब कुछ। तो फिर इन वोटर्स के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? कोई बड़े नेशनल मुद्दे नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सीधी साधी दिक्कतें। चापरिया और सफीगंज जैसे इलाकों में पीने के पानी की किल्लत, टूटी फूटी सड़कें और ऐसी स्ट्रीट लाइट्स जो जलती ही नहीं, जिससे सुरक्षा का मसला खड़ा होता है। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहाँ हम 2024 के नतीजों के आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, ये समझने के लिए कि नंबर्स असल में हमें क्या कहानी बता रहे हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 71.11%, इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट, ये एक रिकॉर्ड है और ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर कितना जागरूक और जुड़ा हुआ है। लोग चुप नहीं हैं, वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं और सुना रहे हैं। और ये जो इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकले, इसे हमें अपने संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर देखना चाहिए। हर नागरिक की गरिमा उसके बोलने के, चुनने के और अपने नेताओं से सवाल पूछने के अधिकार से जुड़ी है। जब लोग जिम्मेदारी से अपनी राय रखते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो सवाल ये है कि इस जीत के पीछे का सिस्टम क्या था? इसे हम 3 पिलर्स में देख सकते हैं। पहला, एससी समुदाय का एक मजबूत बेस। दूसरा, एक असरदार गठबंधन। और तीसरा, जो सामने वाला पक्ष था वो स्थानीय मुद्दों पर लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया। इन्हीं 3 स्तंभों पर यह जनादेश खड़ा हुआ। चलिए अब जरा इतिहास में झांकते हैं, क्योंकि राजनीति की अपनी एक याददाश्त होती है। किसी भी चुनाव को अकेले में नहीं देखा जा सकता। पुराने चुनावी पैटर्न ही हमें भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जुगसलाई आज जहां है वहां तक पहुंचा कैसे। ये टेबल देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जरा वोट शेयर में आए उतार चढ़ाव पर नजर डालिए। साल 2000 में 76%, जो 2009 में गिरकर सिर्फ 37% रह गया और फिर वापस 48% पर आ गया। ये क्या बताता है? ये साफ बताता है कि जुगसलाई में वोटर की वफादारी पक्की नहीं है, उसे हर बार कमाना पड़ता है। और ये टाइमलाइन इस कहानी को और भी साफ कर देती है। एक वक्त था जब यहाँ मुकाबले कांटे के होते थे, जीत का अंतर सिर्फ 2% के आसपास। और अब देखिए, हाल के सालों में ये एक तरफा जनादेश में बदल गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव।
तो अब तक हमने हालात को समझा, डायग्नोसिस किया, अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। यहाँ से हम इस पूरे एनालिसिस को एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी में बदलेंगे, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताए कि आगे क्या किया जा सकता है। किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ एक छोटा सा रणनीतिक मूल्यांकन है। एक तरफ ताकत है, जैसे कि मजबूत एससी बेस और पार्टी का कैडर, तो दूसरी तरफ कमजोरियां भी हैं, जैसे ओबीसी वोटर्स तक कमजोर पहुंच और सबसे बड़ा खतरा समाज को बांटने वाली बातें। और जब हम मॉडर्न कैंपेनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब है वोटर्स से सम्मान के साथ जुड़ना। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा ध्यान रखना। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी है। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये सीधे सीधे उन इलाकों को पॉइंट आउट कर रहा है जहां लोगों की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं, खासकर बुनियादी सुविधाओं को लेकर। चापरिया और सफीगंज ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये वो हॉटस्पॉट्स हैं जहां सबसे पहले काम करने की जरूरत है। तो एक जटिल चुनावी रणनीति को आसान बनाने के लिए इसे 4 सीढ़ियों में देखा जा सकता है। पहली सीढ़ी, जमीनी काम और लोगों के मुद्दों पर तुरंत एक्शन। दूसरी, गठबंधन और उम्मीदवार को लॉन्च करना। तीसरी, पब्लिक कैंपेन और लोगों को लामबंद करना। और चौथी और आखिरी सीढ़ी, सब कुछ समेटकर आखिरी पुश देना। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, 2029 का रास्ता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जनादेश कमाया जाता है और फिर उसे दोबारा कमाना पड़ता है। 2024 की जीत एक मंजिल नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। क्योंकि 2029 का रास्ता किसी भाषण या नारेबाजी से नहीं बनेगा। वो रास्ता बनेगा सफीगंज में नई सड़कें बनाने से और चापरिया में साफ पानी पहुंचाने से। बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि जमीन पर किए गए काम से ही भरोसा दोबारा जीता जाता है। तो जाते जाते एक सवाल, एक जरूरी सवाल, ये जो जनादेश मिलता है, क्या ये एक ट्रॉफी है जिसे सजाकर रखना है, या ये एक औजार है जिसे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है? इस सवाल का जवाब ही राजनीति का असली मकसद तय करता है।